नाज़रीन, अमेरिकी कैदी की जो रिहाई है वो इस वक्त प्राइम फैक्टर बन चुकी है, जो ऐसी तब्दीलियां रूनुमा कर रही है जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, और ये सारा मामला जो है वो इसराइल के खिलाफ जा रहा है। इसके साथ साथ रेजिस्टेंस के ऑपरेशंस भी जारी हैं, जिसमें फलस्तीनी स्नाइपर्स की जानिब से एक नया ऑपरेशन किया गया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और यूरोप से बड़े इकदाम रिपोर्ट हो रहे हैं, नॉर्वे से, बरतानिया से, किस तरह से इसराइल के साथ इकोनॉमिक जो डील्स हैं उनको कट ऑफ किया जा रहा है, इसराइल के साथ इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो खत्म किए जा रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। यूरोप की जो ट्रेड यूनियंस हैं वो कैसे प्रेशराइज कर रही हैं गवर्नमेंट्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि वो इसराइल के साथ जो मामलात हैं उनको कट ऑफ करें, इसराइल के साथ रिलेशंस, इन्वेस्टमेंट्स, हर तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको जब खत्म किया जाए। ये यूरोप की जानिब से सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इकदाम है। जो अब देखें, ट्रेड यूनियंस, ये कोई फलस्तीनी ट्रेड यूनियंस नहीं है, बल्कि ये उन्हीं मुल्कों की, उन्हीं लोगों की, उन्हीं क्रिश्चियंस की ट्रेड यूनियंस है, और जिनके असरात होते हैं मतलब गवर्नमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, बैंक्स के ऊपर इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो अब वो इकदाम वहां से सामने आ रहे हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो चीन के अंदर एक बड़ा समिट होने जा रहा है, जो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन नेशंस हैं, ये वर्ल्ड ऑर्डर की सतह के ऊपर का एक बड़ा इवेंट है, और ये भरपूर इस वक्त खबरों की जिन्नत है। और चाइना अपना इन्फ्लुएंस जो है वो लैटिन अमेरिका में, यानी अमेरिकन बॉर्डर्स तक फैला रहा है, और ये इन सेंचुरीज ये पहली बार इस तरह से हो रहा है कि कोई दूसरी कौम जो है वो अमेरिका के बॉर्डर्स तक आ रही है। तो अमेरिका के अंदर ये प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है कि चाइना जो है वो इस हद तक राइज कर रहा है, और हम कहां पर फंसे हुए हैं, हम नेतन्याहू की उस जेनोसाइड के अंदर फंसे हुए हैं, जिससे अमेरिका कुछ गेन नहीं कर रहा, बल्कि एक तो जो उसकी सॉफ्ट पावर है वो पूरी तरह से डैमेज हो रही है, और उसकी हार्ड पावर जो है वो एक्सपोज हो रही है, कभी हूतीज के हाथों, कभी कहीं और, कभी उसका थॉट सिस्टम फेल हो रहा है, कभी उसके एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो रहे हैं, और यहां पर हम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी झोंक रहे हैं, तो फायदा हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो ये प्रेशर, यानी जो चाइना राइज कर रहा है, प्रेशर जो है वो ट्रंप इंतजामिया के ऊपर मजीद बढ़ेगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो इन जंगों को वो मजीद खत्म करें। तो चाइना का राइज, उसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इस मामले से है। अच्छा, आगाज नाज़रीन हम अलेक्जेंडर से करते हैं। अमेरिकी कैदी जो कि असल में एक डुअल नेशनल है, वो इजरायली भी है, लेकिन ही इज द ओनली अमेरिकन नेशनल जो इस वक्त रेजिस्टेंस के पास है। और यहां पर यह वाकया जो है, यानी रेजिस्टेंस अचानक से एग्री हो गई, और उसने बताया कि अमेरिकन के साथ उनके डायरेक्ट निगोशिएशंस हो रहे हैं। 1997 के बाद अभी 1-1.5 माह कबल पहली बार ऐसा हुआ कि जो है वो डायरेक्ट निगोशिएशंस अमेरिका और हमास के हुए, और एक जंगी सूरत हाल के अंदर हुए, ठीक है ना, जब हमास के खिलाफ सारा बयानिया और उनको तबाह करना, और CIA ट्रैक कर रही थी हमास के लीडर्स को असैसिनेट करने के लिए। तो आप समझ लें कि 1997 के बाद ये निगोशिएशंस हो रहे हैं, और एक बैकग्राउंड के साथ हो रहे हैं कि जहां पर इसराइल कैदी लाने में, हमास को खत्म करने में फेल हो चुका है, दोनों चीजों में फेल हो चुका है। तो अब अमेरिका जब हमास के साथ टॉक्स कर रहा है, यानी वो हमास की जो फतह है, देखिए जब अमेरिकन ने तालिबान के साथ बात की, उन्होंने 18-20 साल तो तालिबान से जंग लड़ी, और फिर उन्हीं से जो है वो मुज़ाकरात के लिए बैठे। तो तालिबान के साथ बैठना क्या कोई पीस के लिए था? यानी वो शिकस्त की अलामत थी कि जिनको आप खत्म करने के लिए 1 दहाई से ज्यादा लड़ रहे हैं, अल्टीमेटली उन्हीं के साथ टेबल पर बैठना पड़ रहा है। तो तालिबान से मुज़ाकरात करने के लिए तो वो नहीं आए थे। तो इसी तरह ये मामला भी यहां पर ये है, ठीक है ना, यानी ये शिकस्त है। अच्छा, अब यहां पर 2 पहलू हैं, यानी एक पहलू से तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है टुवर्ड्स सीज फायर। ये पहला स्टेप है एक मुकम्मल जंगबंदी की तरफ, जिसमें रशिया है, जिसमें चाइना, मिडिल ईस्ट, ये सारे इस वक्त, यूरोप, वो सब सीज फायर की बात कर रहे हैं, नॉट एट आइडियल लेवल, लेकिन बहरहाल अब सब ये कह रहे हैं कि सीज फायर हो जाना चाहिए, खासकर मिडिल ईस्ट की अब ये जरूरत है। तो उसकी तरफ ये एक बड़ा, आप कह लें कि मुस्बत ब्रेक थ्रू है कि कुछ हो रहा है जो हमें सीज फायर की तरफ लेकर जा सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ जो इसराइल है वो अमेरिका के ऊपर तानो तशनी कर रहा है, आप कह लें कि बहुत गलत जुबान भी इस्तेमाल कर रहा है खुद अमेरिका के ऊपर, यानी जिसकी वजह से ये आज तक मौजूद हैं, उनके ऊपर ये तानो तशनी कर रहे हैं, और साथ ये धमकियां लगा रहे हैं कि वो गजा में एक्सपैंड करेंगे, वो वेस्ट बैंक में ये करेंगे, वो यमन पर हमला करेंगे, ये सारी चीजें वो साथ कर रहे हैं। और इसी दरमियान गजा में एड के दाखिले का मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अगले 24 से 48
घंटों के अंदर गजा के अंदर एड जो है वो दाखिल हो जाए, क्योंकि वहां पर लोगों की जो हालत है, फलस्तीनियों की जो इस वक्त फाकों की सूरत हाल है, बहुत ही आप कह लें कि होलनाक है और दिल दहला देने वाली है। और अभी हम एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चे अब इतने लागर हो चुके हैं, यानी उनकी हड्डियां निकल आई हैं, वो इतने लागर हो चुके हैं कि इतने बेजान से वो हो गए हैं कि वो रो भी नहीं पा रहे। यानी फाके होते हैं ना कि भैया आपको खाना मिल रहा है और थोड़ा सा मिल रहा है, कभी 2-2 दिन नहीं मिल रहा, फिर मिला तो थोड़ा सा मिला, तो आप लागर होते चले जाते हैं। तो बच्चों की अब हालत ये आ गई है कि वो रो भी नहीं पा रहे हैं, यानी इतने वो बेजान से बस हो गए। ये हालात है, यानी जिसको कहते हैं तड़प तड़प कर। और आप सोचिए कि उन वालिदैन की इस वक्त क्या हालत होगी जो अपने बच्चों को इस हालत में देख रहे हैं। तो एड का दाखिल होना इस वक्त मेरे नजदीक सबसे टॉप प्रायोरिटी है और ये पॉसिबिलिटी है कि अगले 24-48 घंटों में एड जो है वो दाखिल हो सकती है। इसराइल ने मार्च के शुरू से एड का दाखिला जो है वो बंद कर रखा है, तो फलस्तीनियों के पास अब बिल्कुल सप्लाई जो है वो खत्म हो चुकी है, जो स्टॉक था वो भी खत्म हो चुका है, बड़ी बुरी हालत है। तो एड दाखिल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इसराइल के मुंह के ऊपर कई चपेड़े पड़ रही हैं, कई तरफ से चपेड़े पड़ रही हैं और मामला जब वो इसराइल के हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। एक तरफ इसराइली आर्मी जो है वो नेतन्याहू के ऑर्डर के बगैर वहां पर इकदाम उठा रही है और दूसरी तरफ जो है वो एडम बुहाइलर, जिन्होंने आकर हमास के साथ डायरेक्ट निगोशिएशंस की थी, जिन्होंने ये बयान दिया था कि हम अपने मफादात की बात करेंगे और इसराइल के खिलाफ उन्होंने इनकी हकीकत जो है वो खोलकर रख दी थी, जिनको फिर इसराइली लॉबी ने जो है वो फारिग करवा दिया। अब ये दोबारा ज्यादा पावर के साथ आ गए हैं और ये इसराइल के लिए एक जिल्लत का सिंबल है, कि जिल्लत का सिंबल है ये बंदा इसराइल के लिए। अब नाज़रीन क्या खबर सामने आ रही है, एडम बुहाइलर जो हैं ये अलेक्जेंडर की वालदा को लेकर वहां से निकल पड़े हैं और ये आ रहे हैं मिडिल ईस्ट और रिपोर्ट के मुताबिक ये इसराइल पहुंचेंगे या फिर ये है डायरेक्ट ये कतर पहुंचेंगे या फिर पहले इसराइल पहुंचेंगे और इसराइल से फिर अलेक्जेंडर के साथ जो है वो कतर पहुंचेंगे, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये डायरेक्ट जो है वो कतर जाएं और वहां पर, यानी ये अलेक्जेंडर की वालदा को लेकर आ रहे हैं। भाई वालदा अकेली भी आ सकती थी, कोई और ओहदेदार भी आ सकता था। अब जरा नोट करें ना भाई, कोई और ओहदेदार भी आ सकता था, लेकिन एडम बुहाइलर को साथ भेजा गया है और एडम बुहाइलर अलेक्जेंडर की वालदा को लेकर जनाब पहुंच रहे हैं और कतर में अब वहां से कंफर्मेशन आ गई है कि अलेक्जेंडर जब वो कतर ट्रांसफर होंगे और कतर में ट्रंप के साथ मुलाकात करवाई जाएगी और एक और शख्सियत के साथ भी मुलाकात करवाई जाएगी और वो है अमीर कतर। अब इस बात की आप अहमियत देखिए कि किसी भी कैदी जो रिहा हुआ है उसकी किसी आप कह लें कि गैर मुल्की लीडर से या खासकर मुस्लिम लीडरशिप से उसकी मुलाकात नहीं हुई। यह पहली मुलाकात अभी यहां पर होने जा रही है। आप नोट करें कि ट्रंप इंतजामिया जो है ना वो पूरा इवेंट क्रिएट कर रही है, पूरा इवेंट, और कतर जो है वो $400 मिलियन का जो पैसेंजर त्यारा है वो भी दे रहा है ट्रंप को, जो उड़ता फिरता एक पैलेस है। और अमेरिका में इस वक्त सबसे बड़ी ये खबर बनी हुई है कि $400 मिलियन का त्यारा दिया जा रहा है और कुछ डेमोक्रेट्स वहां पर तनकीद भी कर रहे हैं कि ये पता नहीं कतर क्या मनवा रहा है ट्रंप से। तो ट्रंप ने इस पर स्टेटमेंट भी जारी की है। तो ये इस तरह से चीजें चल रही हैं और ट्रंप ने जब वो डेमोक्रेट्स को क्रिटिसाइज किया कि अगर कतर मुझे त्यारा दे रहा है तो तुम लोगों को क्या मसला है, ठीक है, और यहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं है। अच्छा, टाइम्स ऑफ इजराइल ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमास को ये एश्योरेंस दी गई है कतर की जानिब से कि जो है ना ये मामला मुकम्मल जंगबंदी की तरफ जाएगा, आप अमेरिकी कैदी को रिहा करें और उसके बाद जो है वो मामला मुकम्मल जंगबंदी की तरफ जाएगा। ये टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास को श्योर किया गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें मतलब मुकम्मल इसराइल के हाथ से निकल रही हैं। एडम बुहाइलर, आई थैंक प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर हिज कमिटमेंट टू ब्रिंगिंग ऑल अमेरिकन बैक होम। और टाइम्स ऑफ इजराइल की जो खबर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, हमास होप्स दैट द रिलीज ऑफ अलेक्जेंडर इज सफिशिएंट टू कन्विंस ट्रंप टू प्रेशर नेतन्याहू टू एक्सेप्ट अ डील। इसके बाद जो है वो ट्रंप नेतन्याहू को प्रेशराइज करेगा डील को एक्सेप्ट करने के लिए। हमास रिसीव्ड अश्योरेंस फ्रॉम वन ऑफ द मीडिएटर्स, कतर की बात हो रही है, दैट द रिलीज ऑफ अलेक्जेंडर वुड गो अ लॉन्ग वे विद ट्रंप। यानी ये सिर्फ इस हद तक मामला नहीं होगा कि अच्छा अमेरिकी कैदी रिहा कर दिया गया और बस ये ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया, नहीं, ये मामला मतलब मुकम्मल इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो मुकम्मल गारंटी के बाद ही हमास की जानिब से ये कैदी को रिहा किया गया है। तो इसराइल के हाथ से मामला निकल रहे हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर जो इसराइल है वो गुस्से से पागल हुआ पड़ा है, जिसको कहते हैं ना गुस्से में हवास बाख्ता हो जाना, बिल्कुल गुस्से से पागल हुआ पड़ा है। दो चीजें अब वहां पर हो रही हैं। एक तो यह है कि जो इजरायली अपोजिशन है और इजरायली सेटलर्स हैं उनका गुस्सा नेतन्याहू के ऊपर है
कि एक तो अमेरिका अपना बंदा लेकर जा रहा है और ये हमारे लिए डिस्ग्रेस है, और दूसरा यानी वो अपना लेकर जा रहे हैं, हमारे बंदों को नहीं छुड़वा रहे, और नेतन्याहू को इल्जाम दिया जा रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, और अगर हमास अमेरिका का बंदा दे सकती है तो हमारा बंदा क्यों नहीं छुड़वा सकते तुम। तो सेटलर्स का और जो इजरायली अपोजिशन है उसका प्रेशर है यानी नेतन्याहू के ऊपर शदीद तरीन, और दूसरी तरफ जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट है वो तानो तशनी कर रही है ट्रंप इंतजामिया के ऊपर खुलकर अंदरूनी लड़ाई, और फिर नेतन्याहू जो है उसकी कैबिनेट और खुद नेतन्याहू ने भी स्टेटमेंट जारी की हैं और वो जो है ट्रंप के ऊपर और उसकी इंतजामिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। यानी जिसको कहते हैं ना कि मुकम्मल तौर पर मैंने कहा ना कि ये एक फुलिश ये नेशन है, ठीक है ना, ये वैसे मकार चलाक और साजिशी ये सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आप जरा इनकी हालत देखिए, यानी रीजन दूर हो गया, यूरोप ने हाथ खड़े कर दिया और यूरोप इस पोजीशन में भी नहीं कि इजराइल को बचा सके, बाकी दुनिया कहां खड़ी है, एक अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, आज अमेरिका को गालियां दे रहे हैं, मतलब इसको आप क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहेंगे भाई, बेवकूफी कहेंगे ना। तो आखिर में यही होता है, जालिमों का अंजाम फिर इसी तरह से होता है, उनकी मत मारी जाती है, तो इनकी मत जो है वो इस वक्त मारी गई है, और ये अपनी नौयत का पहला वाकया है कि अमेरिका अपना बंदा ले रहा है लेकिन इनके बंदों को नहीं छुड़वा रहा है। तो अब ये चीखों पुकार कर रहे हैं, बड़ी जोरदार इनकी चीखें निकल रही हैं, लेकिन चीखें निकालने से कुछ नहीं होगा, जालिमों का अंजाम यही होता है। 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनी जिसमें 70% औरतें और बच्चे हैं इन्होंने शहीद किए हैं, और लाखों की तादाद के अंदर जख्मी हैं, कोई कसूर नहीं था उनका, और जितनी बेदर्दी के साथ उनको मारा गया है, ठीक है, तारीख से ये जो जख्म है ये मिटाया नहीं जा सकेगा, इस जख्म को मरहम भर नहीं सकेगी, और जालिमों को जो पनिशमेंट है वो हर सूरत के अंदर आकर रहेगी। अच्छा, अब नाज़रीन आप देखिए कि शुजाया के अंदर रेजिस्टेंस ने एक ऑपरेशन किया है जिसमें फलस्तीनी स्नाइपर ने ऑपरेशन करते हुए इजरायली फौजी को निशाना बनाया है, और इसी के साथ जो दुनिया है उसमें कैसी तब्दीलियां आ रही हैं, खासकर वेस्ट के अंदर। आप देखिए कि नॉर्वे से हमने एक रिपोर्ट आपके सामने शेयर की थी अभी 3-4 दिन पहले, ट्रेड यूनियन जो नॉर्वे की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है उसने वोटिंग करवाई, उसका अपना इजलास हुआ, और उसमें उसने 88% मेजॉरिटी के साथ ये मंजूर कर लिया इस फैसले को कि इजराइल के साथ तमाम इकोनॉमिक रिलेशंस कट ऑफ किए जाएं। ये नॉर्वे की ट्रेड यूनियन का फैसला था जिसे यूरोप की तरफ से सबसे बड़ा फैसला करार दिया गया, यानी प्रॉपर एक प्रैक्टिकल इकदाम। अब ट्रेड यूनियन को गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रेड यूनियन जो है वो मतलब इन्फ्लुएंस रखती है, अगर उसने कोई फैसला कर लिया तो गवर्नमेंट को वो बात माननी पड़ेगी। तमाम बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस था। तो अब उस ट्रेड यूनियन के उस इकदाम की वजह से, यानी उस फैसले की वजह से, अब बकायदा जो पहला इकदाम है वो हमारे सामने आ रहा है, और नॉर्वे से इजराइल के साथ जो रिलेशंस हैं वो कट ऑफ होना शुरू हो गए हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस इजराइल के साथ कट ऑफ होना शुरू हो गए हैं। नॉर्वे डाइवेस्ट फ्रॉम इजरायली फ्यूल फर्म पास ओवर वेस्ट बैंक इन्वॉल्वमेंट, यानी ये इजराइल की वो कंपनी है जो वेस्ट बैंक के अंदर सेटलमेंट्स बनाती है, उसके साथ मुकम्मल कट ऑफ कर लिया गया। ये आगाज है, ये पहला इकदाम है और प्रैक्टिकल इकदाम है कि जहां जहां पर इजराइल के साथ कोई लिंक है उसको कट ऑफ किया जा रहा है। अच्छा, फिर आप देखिए यूके से ये इकदाम सामने आ रहा है कि यूके की जो गवर्नमेंट है वो शदीद प्रेशर में है, इंटरनल प्रेशर में है, मतलब दुनिया में जंगें हुई हैं लेकिन ऐसा इंपैक्ट जो है या ऐसा एक वाइडर रेंज में उसके असरात शायद ही किसी में देखे गए हों कि मामला गजा में चल रहा है लेकिन लड़ाई एक एक गवर्नमेंट में पड़ी हुई है, एक एक गवर्नमेंट में पड़ी हुई है। अब यूके की जो गवर्नमेंट है उसमें इंटरनल डिस्प्यूट बताया जा रहा है जिसमें शदीद मुखालफत है कि इजराइल के साथ इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो खत्म किए जाएं और बिल्कुल ट्रेड और सारी चीजें कट ऑफ किए जाएं, और साथ जो है वो यूके गवर्नमेंट के ऊपर लॉ सूट फाइल कर दिया गया है कि F-35 के जो पार्ट्स है वो यहां से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो लॉ सूट जो है वो यूके गवर्नमेंट के ऊपर, यानी मतलब ये है कि आप देखिए दुनिया किस किस फ्रंट के ऊपर जाकर फलस्तीन के साथ खड़ी हो रही है। मतलब यूके की गवर्नमेंट के ऊपर लॉ सूट फाइल हो गया, मतलब ये गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त देख रही है कि इनकी जान को नहीं छूटनी है जब तक ये फलस्तीनी उधर सीजफायर की तरफ ना जाए और फलस्तीनी लोगों को उनके राइट्स, प्रोटेक्शन और सेफ्टी उनको ना मिले, तब तक ये मामला जो है वो खत्म नहीं होगा। लेबर स्प्लिट ओवर यूके इजराइल ट्रेड डील ग्रोज अमिड गाजा जेनोसाइड, द लेबर गवर्नमेंट फेसेस राइजिंग इंटरनल dissent as plans to deepen trade ties with Israel sparks outrage among MPs, donors and voters concerned over the war on Gaza. The Labour government is facing widening internal split over
its push to secure a new trade deal with Israel, with senior figures and grassroots supporters condemning the move as morally indefensible and amid the ongoing Israeli assault on Gaza. UK government sued over jet parts linked to the Gaza bombing. ठीक है ना, तो मतलब गवर्नमेंट्स प्रेशर में हैं, कहीं ट्रेड यूनियंस खड़ी हो रही हैं, कहीं लॉ सूट्स फाइल किए जा रहे हैं, तो हर फ्रंट के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो किया जा रहा है। और इसी दरमियान जो है वो जर्मन चांसलर की स्टेटमेंट आई है और जर्मन चांसलर ने कहा है कि जल्द अज जल्द गजा में हम जंगबंदी की हिमायत करते हैं। इस वक्त जर्मन फॉरेन मिनिस्टर अपने अहम तरीन दौरे पर मिडल ईस्ट में मौजूद हैं और फिलिस्तीन का वो दौरा कर रहे हैं। और उन्होंने कल जो स्टेटमेंट जारी की, गजा को फिलिस्तीन का इलाका डिक्लेयर किया। आज जर्मन चांसलर की स्टेटमेंट आई है, जल्द से जल्द गजा में जंगबंदी की हिमायत कर दी गई है। और जर्मन चांसलर जो है वो कॉल करने जा रहे हैं इजरायली प्रेसिडेंट को, नेतन्याहू को नहीं, क्योंकि इजरायली प्रेसिडेंट जो है इसने जंगबंदी की हिमायत की है और गजा से विड्रॉल की हिमायत की है। तो जर्मन चांसलर, ये बड़ा अनयूजुअल है, मतलब उसका हम मनसब तो इजरायली वज़ीर आज़म है, लेकिन वो कॉल किसको करने जा रहा है? इजरायली प्रेसिडेंट को कॉल करने जा रहा है। दो स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। डेवलपमेंट्स इन द गाजा स्ट्रिप are concerning and we desire to reach a ceasefire as soon as possible. The chancellor will discuss the humanitarian situation in Gaza with the Israeli president. और जो मैं इजराइल के गुस्से की बात कर रहा था कि आपस में एक दूसरे के ऊपर चीखो पुकार कर रहे हैं और अमेरिका के ऊपर तानो तशनी कर रहे हैं, उसकी हेडलाइंस में देखिए, इजराइल इन फ्यूरी, मतलब शदीद गुस्से में, ओवर अलेक्जेंडर स्लैम्स फेवरिंग डुअल नेशनल्स। मतलब सबसे बड़ी खप ये पड़ी हुई है कि उसकी अमेरिकन नेशनैलिटी है तो अमेरिका उसको ले गया है, बाकियों को छोड़ दिया है। ये तो हमारे लिए बड़ी तज़हीक की बात है। स्पार्क्ड अ वेव ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन अक्रॉस इजराइल विद लीडिंग कमेंटेटर्स accusing the government of prioritizing captive with foreign passports while abandoning those with only Israeli citizenship. यानी वो जो चूजन पीपल थे, आज उनकी ये हालत हो गई है। और जो सबसे बड़ी बात है, देखिए यहां पर सेटलर्स आते हैं, यानी बाहर से लोग सेटल होने के लिए आते हैं। तो जब ये इतनी कमजोर, मतलब इजराइल की जो कॉलोनी है वो एक तो इतनी कमजोर साबित हो चुकी है, एयर डिफेंस के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से, डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर उसकी क्या पोजीशन है, और अब अमेरिका भी इस तरह से प्रायोरिटाइज कर रहा है इजरायलियों में, तो क्या हालत रहेगी इजराइल की इस वक्त। और जरा एक और हेडलाइन देखिए, इजरायली जो मिनिस्टर है वो अमेरिका के ऊपर कैसे तानो-तशनी कर रहा है। वी आर नॉट द 51st स्टार ऑन द अमेरिकन फ्लैग एंड द वॉर्स ऑब्जेक्टिव हैव नॉट चेंज। मतलब वही धमकियां, अमेरिका को धमकियां, ये इनकी मत मारी गई। कहता है हम कोई 51st स्टेट नहीं है अमेरिका की, उनके फ्लैग के ऊपर 50 स्टार्स है ना, तो उनकी 50 स्टेट्स की वो नुमाइंदगी करते हैं 50 स्टार्स। तो ये कह रहा है कि हम कोई 51st स्टार नहीं है, यानी 51st को स्टेट नहीं है अमेरिका की, वो अपने फैसले हमारे ऊपर थोपे, अंदाजा कर ले। ये अमेरिका को जनाब धमकियां लगा रहे हैं, तो इसका नतीजा और वहां से ज्यादा रिएक्शन की सूरत में निकलेगा। मार्को रूबियो और जर्मन चांसलर की भी अभी कॉल पर बात हुई है। अच्छा, फाइनेंशियल टाइम लिख रहा है कि जो ट्रंप के एम्बिशंस हैं रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से और ट्रेड, और उसमें नेतन्याहू सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। और बहुत जल्द जो है वो ट्रंप को, नेतन्याहू को साइड से हटाना पड़ेगा। ट्रंप आइज गल्फ बिलियंस, मतलब जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं खलीजी रियासतों के, उनके ऊपर ट्रंप की नजर है। लेकिन वजह क्या बन रही है, रुकावट क्या बन रही है? ये गजा की जंग। डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट फॉरेन टूर सिंस रिटर्निंग टू द व्हाइट हाउस इज ड्रिवन बाय high stake economic ambitions and will promote his America first investment agenda and attempt to fast track deals across artificial intelligence, energy and defense. लेकिन वो कहता है कि गजा का जो मामला है ये दरमियान में बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर रहा है। भाई एनर्जी और ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर, ओ भाई ये जब मामला हल होगा तो बात आगे बढ़ेगी ना। आप कहां से रूट्स गुजारेंगे, एनर्जी पाइपलाइंस कहां से गुजारेंगे, हल होगा तो गुजारेंगे ना, पीस होगा तो आप ये सारी चीजें आगे बढ़ाएंगे। और फिर वो लिखता है फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट में कि एमबीएस जो है हैज शेल्व्ड द आइडिया ऑफ नॉर्मलाइजेशन अनलेस अ कंप्लीट halt टू द अग्रेशन ऑन गाजा एंड प्रोग्रेस टुवर्ड एस्टेब्लिशिंग अ पैलेस्टीनियन स्टेट। कि एमबीएस ने ये आइडिया कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करनी है, ये आइडिया कहीं अलमारी में ऊपर रख दिया है, यानी इसको साइड पर रख दिया है कि फलस्तीनी रियासत के बगैर ये होने वाला नहीं। एंड हैज पब्लिकली डिस्क्राइब इजराइल एक्शन इन गाजा एज जेनोसाइड। सऊदी अरेबिया की बात मैटर करती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया
अमेरिका का इत्तेहादी है और इसराइल के साथ भी। अब देखें, जो ईरान डील खत्म हुई थी अमेरिका में, उसमें सऊदी अरेबिया और यूएई इन्होंने मुकम्मल सपोर्ट किया था। तो यूएई की नॉर्मलाइजेशन है इसराइल के साथ, यूएई इसराइल का इत्तेहादी है और इसी तरह सऊदी अरेबिया भी मामला बेहतर करने जा रहा था इसराइल के साथ, और अमेरिका का इत्तेहादी है। तो एमबीएस नॉर्मलाइजेशन से पीछे हट चुके हैं। क्यों हट चुके हैं ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। साथ पब्लिकली कह रहे हैं कि इसराइल तो जेनोसाइड कर रहा है। तो आप कैसे यहां पर कहेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड और एनर्जी और डिफेंस, तो ये चल नहीं सकता है। तो फाइनेंशियल टाइम कह रहा है कि सबसे बड़ी रुकावट ये मामला है और इस ट्रंप को हटाना होगा, क्योंकि उसकी नजर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पर है। अब 1 ट्रिलियन सऊदी अरेबिया देने जा रहा है, 1.4 ट्रिलियन यूएई देने जा रहा है और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर है वो कतर देने जा रहा है। तो बात तो माननी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी होगा। अब ये ऐसे भी नहीं है कि ये कोई कैश देंगे और वो ट्रंप साहब जो जेब में डालकर वाशिंगटन लौट जाएंगे और वहां पर जाकर कहेंगे कि सारी चीजें मुकर जाएंगे। भाई ये इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इन द कमिंग ईयर्स जो है वो सारा मामला होगा। ये कोई कैश तो नहीं है कोई जेब में डालकर निकल जाएगा। तो बात माननी पड़ेगी, जहां से आप सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट से ले रहे हैं वहां की बात माननी पड़ेगी। अच्छा, ईरान कह रहा है कि हमारी अमेरिका के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग कायम हुई है और मामला एग्रीमेंट की तरफ जा सकता है। और वहां पर अब देखिए, चाइना और लैटिन अमेरिका कैरेबियन नेशंस की जो समिट होने जा रहा है उसकी बहुत अहमियत है। और जरा 2 हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। चाइना होस्टिंग लैटिन अमेरिका समिट अमिड यूएस ट्रेड वॉर टेंशंस, और अ वीक हाई लेवल समिट अटेंडेड बाय लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन ऑफिशियल्स। और इसमें ब्राजील के प्रेसिडेंट होंगे, कोलंबिया के प्रेसिडेंट होंगे, चिली के प्रेसिडेंट होंगे। एंड गैदरिंग एम्स टू डीपन कॉपरेशन अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड एक्सपैंड बीजिंग इन्फ्लुएंस अक्रॉस द रीजन। मैंने आपको बताया है कि जो सुपर पावर्स होती हैं या बड़ी पावर्स होती है, उनका एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, वहां पर वो किसी को नहीं आने देते। लैटिन अमेरिका कैरेबियन रीजन ये अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जो उन्होंने सेंचुरीज बिफोर डिक्लेयर किया था। तो वहां पर कोई भी नहीं गया। ये पहले ही नेशन है चाइना जो वहां पर जा रही है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। और रिपोर्ट के मुताबिक चाइना और लैटिन अमेरिका की इस वक्त जो ट्रेड है वो 427 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। 427 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह आ रही है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस समिट से खिताब करने जा रहे हैं। 1 दहाई पहले इस समिट से चाइना के प्रेसिडेंट ने खिताब किया था, शी जिनपिंग ने, और अब 1 दहाई के बाद वो ये खिताब करने जा रहे हैं। शी जिनपिंग टू एड्रेस समिट फॉर फर्स्ट टाइम इन अ डेकेड, इंपॉर्टेंट कंसेंसस विद प्लान्स टू लॉन्च अ न्यू इकोनॉमिक डायलॉग मैकेनिज्म। तो ये दुनिया में तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और अमेरिका इस वक्त प्रेशर में है। अमेरिका फर्स्ट वाले जो लोग हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं ट्रंप के ऊपर कि पॉलिसी को बदलना होगा, और अमेरिका फर्स्ट वाले जो वोटर्स हैं वो नेतन्याहू की जंगों को पसंद नहीं करते हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।